नमस्कार बच्चों। आज हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कथा भारती पुस्तक में संकलित कफन कहानी के सारांश या सार पर चर्चा करेंगे। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक के रूप में हम सभी जानते हैं। कफन कहानी प्रेमचंद की अन्य कहानियों से सर्वथा भिन्न है। उनके कहानी संसार से इसका संसार एकदम अलग है। इसलिए उनकी कहानियों से परिचित लोगों के लिए यह एक अनबूझ पहेली हो जाती है। प्रेमचंद के संबंध में बनी हुई यह पूर्ववर्ती धारणा के आगे प्रश्न चिन्ह लगा देती है। यह मूल्यों के खंडर की कहानी है। आधुनिकता के सारे मुद्दे इसमें मिल जाते हैं। यह आधुनिकता बोध की पहली कहानी है। इसी कारण कुछ विद्वान इसे प्रगतिवादी कहानी भी कहते हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का कहना है कि कहानी जिस सत्य को उजागर करती है वह जीवन के तथ्य से मेल नहीं खाता। कफन प्रेमचंद की जिंदगी के उस बिंदु से जुड़ी हुई कहानी है जिसके आगे कोई बिंदु नहीं होता। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि यह कहानी उनके जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध हुई, बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई। इसी प्रकार से परमानंद श्रीवास्तव का कहना है कि कफन हिंदी की सर्वप्रथम नई कहानी है। वह पूर्णतः आधुनिक है, क्योंकि उसमें न तो प्रेमचंद का जाना पहचाना आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है, न कथानक संबंधी पूर्ववर्ती धारणा है, न गड़े गड़ाए इंस्ट्रूमेंटल जैसे पात्र हैं, न कोई परिणति, न चरम सीमा, न ही अति भावुकता और न कोई सीधा संप्रेष्य वस्तु। वह लेखक के बदले हुए दृष्टिकोण और कहानी की बदली हुई संरचना का ठोस उदाहरण है। बच्चों, कहानी के सारांश को मैं आपको बताना चाहूँगी। इससे हम कहानी की विषय वस्तु को पूर्णतया समझ पाएंगे। कहानी का आरंभ इस प्रकार से होता है। झोपड़े के द्वार पर बाप बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। जब निसंग भाव से कहता है कि वह बचेगी नहीं, तो माधव चिढ़कर उत्तर देता है, मरना है तो जल्दी ही क्यों नहीं मर जाती, देखकर भी वह क्या कर लेगा। लगता है जैसे कहानी के प्रारंभ में ही बड़े सांकेतिक ढंग से प्रेमचंद इशारा कर रहे हैं और भाव का अंधकार में लय हो जाना मानो पूंजीवादी व्यवस्था का ही प्रगाढ़ होता हुआ अंधेरा है, जो सारे मानवीय मूल्यों, सद्भाव और आत्मीयता को रौंदता हुआ निर्मम भाव से बढ़ता जा रहा है। इस औरत ने घर को एक व्यवस्था दी थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह इन दोनों का पेट भरती थी और आज ये दोनों इंतजार में हैं कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। आकाशवृत्ति पर जिंदा रहने वाले बाप बेटे के लिए भुने हुए आलूओं की कीमत उस मरती हुई औरत से ज़्यादा है। उनमें कोई भी इस डर से उसे देखने नहीं जाना चाहता कि उसके जाने पर दूसरा आदमी सारे आलू खा जाएगा। हलक और तालू जल जाने की चिंता किए बिना जिस तेजी से वे गर्म आलू खा रहे हैं, उससे उनकी गरीबी का अनुमान सहज ही हो जाता है। यह विसंगति
कहानी की संपूर्ण संरचना के साथ विडंबनात्मक ढंग से जुड़ी हुई है। घीसू को 20 साल पहले हुई ठाकुर की बारात याद आती है। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। लोगों ने ऐसा खाया, किसी से पानी न पिया गया। यह वर्णन अपने ब्यौरे में काफ़ी आकर्षक ही नहीं, बल्कि भोजन के प्रति पाठकीय संवेदना को धारदार बना देता है। इसके बाद प्रेमचंद लिखते हैं, और बुधिया अभी कराह रही थी। इस प्रकार ठाकुर की बारात का वर्णन अमानवीयता को ठोस बनाने में पूरी सहायता करता है। कफन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है, क्योंकि उस श्रम की कोई सार्थकता उसे दिखाई नहीं देती। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। फिर भी उसे तकसीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निरीता से दूसरे लोग फ़ायदा तो नहीं उठाते। 20 साल तक यह व्यवस्था आदमी को भरपेट भोजन के बिना रखती है, इसलिए आवश्यक नहीं कि अपने परिवार के ही एक सदस्य के मरने जीने से ज़्यादा चिंता उन्हें अपने पेट भरने की होती है। औरत के मर जाने पर कफन का चंदा हाथ में आने पर उनकी नीयत बदलने लगती है। हल्के से कफन की बात पर दोनों एकमत हो जाते हैं कि लाश उठते उठते तो रात हो जाएगी, रात को भला कफन कौन देखेगा। और फिर कफन लाश के साथ ही जल जाता है। उस हल्के कफन को लिए बिना ही ये लोग उस कफन के चंदे के पैसों को शराब, खाने पीने आदि पर खर्च कर देते हैं। अपने भोजन की तृप्ति से ही दोनों बुधिया की सद्गति की कल्पना कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे सुख नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। अपनी आत्मा की प्रसन्नता पहले जरूरी है। संसार और भगवान की प्रसन्नता की कोई ज़रूरत है भी तो बाद में। अपनी उम्र के अनुरूप घीसू ज़्यादा समझदार है। उसे मालूम है कि लोग कफन की व्यवस्था करेंगे, भले ही इस बार रुपया उनके हाथ में ना आए। नशे की हालत में माधव जब पत्नी के अथाह दुख भोगने की सोचकर रोने लगता है तो घीसू उसे चुप कराता है और कहता है, हमारे परंपरागत ज्ञान के सहारे वह मरकर मुक्त हो गई और इस जंजाल से छूट गई। और दोनों नशे में नाचते गाते, उछलते कूदते, सभी ओर से बेखबर और मदमस्त वहीं गिरकर ढेर हो जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार यह कहानी अपने अंतिम परिणति में आती है। इस कहानी को पढ़कर एक संवेदना, एक मानवीयता हम सभी के दिलों को झकझोर देती है। कफन प्रेमचंद की ही नहीं, समूचे हिंदी साहित्य की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। 1936 में लिखी गई यह कहानी हिंदी साहित्य की ऐसी पहली रचना है जो अपने केंद्रीय पात्रों को न औदात्य प्रदान करती है और न अतिरिक्त संवेदना। निसंदेह यह कहानी लेखकीय तटस्थता का एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ लेखकीय हस्तक्षेप और पूर्वाग्रह को दरकिनार करते हुए पात्रों को उनकी स्वाभाविक किंतु संश्लिष्ट रंग रेखाओं में रचा गया है। दरअसल यही वह बिंदु है जहाँ
इस कहानी का विरोध भी हुआ है और इसे दलित विरोधी रचना कहकर खारिज करने का प्रयास भी किया गया था। कफन कहानी को पढ़ने के बाद घेसु माधव पिता पुत्र की संवेदनहीनता और भावनात्मक क्रूरता की कहानी इसे हम कह सकते हैं। जाड़ों की रात की घनघोर निस्तब्धता में अकेले अपने झोंपड़े में छटपटाती बुधिया के समानांतर उसके घर के दोनों पुरुष, पति और ससुर, उसके कष्ट से बेपरवाह बाहर बैठकर आलू खा रहे हैं। कहानी के प्रारंभ में ही इस प्रकार की हृदय विदारक दृश्य की नियोजना कर प्रेमचंद मानो पाठक से संवेदनशील ढंग से विचार क्षेत्र में उतरने की मांग करते हैं। उन्हें अपेक्षा है कि पाठक उनकी अन्य कहानियों की तरह यहाँ भावना और कर्तव्य परायणता के बीच आदर्श और यथार्थ की मुठभेड़ के जरिए चरित्र चित्रण के पारंपरिक फॉर्मूले की उम्मीद ना करें, बल्कि एक ऐसी क्रूर सच्चाई के साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत रहें जो भावना, कर्तव्य और तर्क की हर धार काटकर अपने इर्द गिर्द अंधकार की ही सृष्टि करती है। ऊपरी तौर पर कहानी बहुत ही संक्षिप्त है, पर यह कहानी मनोवैज्ञानिक अध्ययन से आगे समाज व्यवस्था के विश्लेषण का आधार बन जाती है। कफन कहानी व्यवस्था की सांस्कृतिक छलनाओं को उधेड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। इस कहानी में मानो कई सवाल उठते हैं कि किसानों की दुर्बलता, भाग्यवाद और पुनर्जन्म में विश्वास का लाभ उठाकर किस प्रकार शोषक वर्ग उन्हें लूटता आया है। उसी प्रकार वर्चस्ववादियों के सांस्कृतिक अभिजात्य और पाखंड का लाभ उठाकर यदि हाशिए की ये अस्मिताएं अपनी उदरपूर्ति कर रही हैं, तो सिर्फ उन्हें ही अमानुषिक और क्रूर कहकर गरियाने का क्या औचित्य है। परलोक में कफनहीन बुधिया की दुर्गति की आशंका के संदर्भ में प्रेमचंद जिस टोन में संवादों की योजना करते हैं, वहाँ कफन मिलने का विश्वास ही घेसु माधव की तथा कथित उच्छृंखलता का कारण बनता है। बच्चों, कफन कहानी जो सतह पर है उसे देखने से इनकार लेखक करते हैं और सिक्के के दूसरे पहलू सरीखे अनुपस्थित सच को सामने लाते हैं। घेसु का यह विश्वास कि तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा, तू मुझे ऐसा गधा समझता है, 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता आया हूँ कि उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। घेसु का जो यह विश्वास है दरअसल संपन्न वर्ग के धार्मिक पाखंड का ही निर्दर्शन करता है, जिसके लिए तीर्थ स्थानों पर धर्मशालाएं, मंदिर आदि बनवाने की तरह मृतकों के दाह संस्कार की व्यवस्था करना पुण्य लूटने की आसान कवायद है। कहानी मानो इस तथ्य की ओर संकेत करना चाहती है कि धर्माचार मृत्यु को न्यूनतम सम्मान देकर ही संपन्न नहीं हो जाता, बल्कि इसका वास्तविक लक्ष्य मौत की ओर रेंगते जीवन को संवार कर पुनः जीवन के उल्लास और उत्साह से अभिषिक्त कर देना है। आज जिस गति से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आबादी का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, उससे कफन कहानी एक गंभीर चेतावनी के रूप में समाज के सामने आती है। घटनाओं की विरलता के बावजूद अंतिम दृश्य तक आते आते कहानी इकहरी और सीधी नहीं रहती। यह एक पारिवारिक त्रासदी नहीं, हमारे समाज व्यवस्था के आंतरिक खोखलेपन की कहानी भी बन जाती है। धन्यवाद।